3CIT सॉल्यूशन एंड टेलीकॉम आईपीओ फिलहाल मार्केट के अंदर ये आईपीओ आया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी जीएमपी और बेसिक डिटेल्स, उसके अलावा फंडामेंटल डिटेल, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कंपनी की जो स्टैब्लिशमेंट है वो 2015 की 2015 के अंदर कंपनी को डेवलप किया गया था। उसके अलावा ये कंपनी जो है मेनली आईटी सेक्टर के अंदर काम करती है और पर्टिकुलर आईटी सेक्टर में भी ये लोग 3 मेन सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं। वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि 3 सेक्टर्स कौन कौन से। तो उसके अंदर है इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन, डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशन, कंसल्टिंग सॉल्यूशन। और उसके अलावा मैंने इनकी जो डिटेल्स है इन पर्टिकुलर सेक्टर्स की वो भी सामने लिख दी है। फर्स्ट वाला जैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ तो देखिए, इसमें पहली चीज़ है एंड यूज़र डिवाइस। इसका मतलब जैसे आपने व्हाट्सएप में देखा ही होगा, एंड टू एंड डाटा एनक्रिप्शन वो है। उसके अलावा डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस को मैनेज करना। उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन, आईटी सेक्टर के अंदर जो डाटा होता है उसको प्रोटेक्ट करना। उसके अलावा कंप्यूटर एक्सेसरीज जो है ये वो सेल करती है। उसके अलावा नेटवर्किंग सॉल्यूशन, ये लोग नेटवर्किंग मैनेज करते हैं। उसके अलावा आईटी सिक्योरिटी सॉल्यूशन, ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन। तो अब चलते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स की तरफ। तो वो ये आपके सामने इसके कुछ फंडामेंटल्स है। इसकी जो ROE और ROC है वो अभी तक कंपनी ने शो नहीं की है। इनकी जो फाइल होती है उसके अंदर हमने चेक किया था तो कंपनी ने वो मेंशन नहीं की, इसलिए अभी हम वो आपको बता नहीं सकते। उसके अलावा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई भी उधार नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पी रेशियो जो आप देख सकते हैं वो है यहाँ पे 5.86। ये प्री आईपीओ का आप समझ सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था प्री आईपीओ क्या होता है। उसके बाद में है पोस्ट आईपीओ का, कि आईपीओ आने के बाद में कितना रहेगा पी रेशियो। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि आईपीओ आने के बाद में पी रेशियो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, तो ये एक अच्छी बात नहीं है इस कंपनी के लिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस बार मैंने आपको इस वीडियो के अंदर प्री इशू शेयर होल्डिंग और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग शो की है। अब आप पूछेंगे ये करने का क्या रीज़न था, तो मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूँ। देख लीजिए, ये इसमें आपको ये बता रहा है, मतलब जब तक कंपनी ये आईपीओ लेके नहीं आई थी तब तक कंपनी के ओनर्स के पास कंपनी की कितनी % स्टेक थी ये वो शो कर रहा है। इसका मतलब कंपनी के ओनर के पास कितनी % कंपनी थी। तो जो 72% कंपनी थी आईपीओ लाने से पहले, उसके ओनर वो खुद थे। लेकिन अब जब ये लोग वापस आईपीओ लेके आ रहे तो इसमें से आईपीओ लेने के बाद में इनके पास जो बचता है परसेंटेज वो है 51%। मतलब आप देख सकते हैं सिर्फ 51% कंपनी के ओनर्स वो लोग खुद है, और बाकी जितनी कंपनी के पार्ट थे वो सारा इन लोगों ने मार्केट में या कुछ एंजल इन्वेस्टर के साथ डाइल्यूट कर दिया। अब ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आज आप किसी कंपनी के ओनर है और आपको पता है कि मेरी कंपनी आगे जाके बहुत डेवलप करने वाली है, तो आप उसके ज़्यादा % अपने पास रखेंगे ना, ट्राई करेंगे कि मैं जितना हो सके ज़्यादा % अपने पास रखूँ। आगे चल के कंपनी जब बहुत डेवलप हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, अगर तब मैं इसके कुछ पार्ट शेयर्स बेचता भी हूँ तो मुझे इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कंपनी के ओनर ने अभी ही अपने इतने ज़्यादा स्टेक्स बेच दिए, तो ये अच्छा पॉइंट नहीं है। क्योंकि ऐसी बहुत कंपनी आपने मार्केट में अगर देखी हो तो होता है, वो लोग क्या करते हैं कि पहले 50% कंपनी तो आईपीओ के अंदर ही ऐसे निकाल देते हैं। उसके बाद में जब मार्केट में इन शेयर्स की वो क्या बोलते हैं बाय सेलिंग चल रही होती है, उस समय वो धीरे धीरे अपना बाकी पार्ट होता है वो भी डाइल्यूट कर देते हैं मार्केट के अंदर, और इस तरीके से वो अपने सारे शेयर्स सेल करके खुद कंपनी से निकल जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि कंपनी के ओनर से कंपनी से निकल गए तो नेक्स्ट ओनर कौन है। फिर बात ये रह जाती है कि किस इंसान के पास, पर्टिकुलर एक इंसान के पास ज़्यादा % ऑफ शेयर्स है। और मान लीजिए कि इन लोगों ने तो अपने सारे शेयर्स बेच दिए, तो अगर किसी बंदे के पास 30% इस कंपनी के शेयर्स हुए तो अब वो उस कंपनी का मालिक बन चुका है। लेकिन अगर इनिशियल जो ओनर्स है वही नहीं रहेंगे तो ये कंपनी आगे क्या डेवलप करेगी, क्या मैनेज करेगी। इसलिए ऐसी कंपनियां अच्छी नहीं रहती। मेन लाइन में तो फिर भी आप चेक कर सकते हो, तो वहाँ ऐसी कंपनियां तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो कंपनी आज इतनी बड़ी बन चुकी है। लेकिन अगर कोई ऐसे में कंपनी ऐसा कर रही है तो हम जानते हैं ये कंपनी कितनी छोटी है, तो इन लोगों के लिए ये सब करना भी ईजी रहेगा। इसलिए मैंने ये पॉइंट आज आप लोगों के सामने शो किया, ठीक है। अब मैं आपको बाकी इसकी कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। तो ये कंपनी का एसेट प्रॉफिट रेवेन्यू है, जो कि आप देख सकते हैं 2021 से 2022 के अंदर एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। फिर थर्ड ईयर के अंदर एसेट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, और प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कंटिन्यू 3 ईयर इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा रेवेन्यू जो है वो 2021 से 2022 की तरफ इंक्रीज हुआ है। उसके बाद 2023 की तरफ हमें थोड़ी सी डिक्लाइनमेंट देखने मिली है। तो अब आगे चलते हैं।
आईपीओ की प्राइस जो रहने वाली है वो पर शेयर रहने वाली है 52 रुपीज़ की। मार्केट लॉट टोटल आपको जितने शेयर्स इस एक आईपीओ के अंदर मिलने वाले वो है 2000। उसके बाद में अप्लाई डेट आप देख सकते हैं 4 जून से 7 जून तक की है। मिनिमम अमाउंट 1,04,000 रुपये, ये फिर भी कम प्राइस पे मिल रहा है ये SME आईपीओ। उसके अलावा अलॉटमेंट डेट आपको 10 को पता चल जाएगा, रिफंड आपको 11 को मिल जाएगा और लिस्टिंग है 12 तारीख को। इसके बाद में कंपनी का जो इशू साइज़ है वो है 11 करोड़ का, यानी कंपनी 11 करोड़ रुपए मार्केट से उठाना चाहती है और वो सारे के सारे वो अपनी कंपनी की डेवलपमेंट में लगाना चाहती है। उसके अलावा फ़िलहाल इस कंपनी की कोई GMP अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको कुछ शो नहीं किया है। तो ये थी इस कंपनी की सारी डिटेल। अब अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो मैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अभी इस आईपीओ को अप्लाई करने की डेट भी आ गई है और अभी तक इसकी कोई भी GMP हमें शो नहीं हुई है। उसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं।